हेलो गाइज, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पूर्ति की तालिका क्या है और पूर्ति वक्र कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूर्ति के नियम क्या हैं, पूर्ति के नियम की क्या मान्यताएं हैं, पूर्ति का नियम कब लागू होता है और किन कारणों से लागू होता है, और पूर्ति के नियम के कौन कौन से अपवाद हैं। तो चलिए देखते हैं पूर्ति के नियम क्या अर्थ क्या है। पूर्ति का नियम मांग के नियम के ठीक विपरीत होता है। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और उसमें कमी होने पर पूर्ति घट जाती है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के साथ साथ उसकी दिशा में पूर्ति के घटने बढ़ने की प्रवृत्ति को पूर्ति का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है पूर्ति के नियम में कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। एक उत्पादक है ना बाजार में है ना पूर्ति कब करेगा, जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, और वह लाभ कब कमाएगा? जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूर्ति और कीमत के संबंध को ही पूर्ति का नियम कहते हैं। तो पूर्ति और कीमत क्यों? क्योंकि पूर्ति और कीमत एक दूसरों से जुड़ी है। कीमत बढ़ी, पूर्ति बढ़ी, कीमत घटी, पूर्ति घटी। इसलिए पूर्ति और कीमत के बीच में जो संबंध होता है उसे पूर्ति का नियम कहा जाता है। अन्य बातों के स्थिर रहने पर, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी हो जाती है। अतः पूर्ति का नियम कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच सीधे संबंध को व्यक्त करता है। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि अन्य जो बातें हैं वो कैसी होनी चाहिए? स्थिर होना चाहिए, उन बातों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो वस्तु की जो कीमत होगी, वृद्धि होगी तो पूर्ति में वृद्धि, और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में कमी हो जाएगी। अब इसे एक तालिका द्वारा समझ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर पूर्ति का जो नियम है उसे एक तालिका से समझ रहे हैं। तो वस्तु की कीमत दी हुई है और पूर्ति की मात्रा दी हुई है इकाइयों में। अब यहाँ पर देखिए वस्तु की कीमत 1 रुपये है। जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो पूर्ति की जो मात्रा है वो 5 इकाइयाँ हैं। मतलब एक उत्पादक 1 रुपये जब कीमत होगी तो सिर्फ 5 वस्तुओं का उत्पादन करेगा और 5 वस्तुओं को वह बाजार में पूर्ति के लिए रखेगा। कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ के कितनी हो गई? कीमत बढ़ के 2 रुपये हो गई। अब 2 रुपये होने पर उत्पादक क्या करेगा? अपनी पूर्ति बढ़ा देगा। 5 से क्या कर देगा? 10 कर देगा। कितना कर देगा? 10 कर देगा। ठीक। अब 3 रुपये होने पर उत्पादक ने पूर्ति बढ़ा के 15 कर दी, और 4 रुपये होने पर पूर्ति की जो इकाई है वो बढ़ के कितनी हो गई? 20। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है तो पूर्ति भी वैसे वैसे बढ़ रही है। इसे हम एक चित्र द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा दर्शाई गई है और OY अक्ष पर आपकी वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। तो यहाँ पर SS रेखा जो है आपकी वह पूर्ति वक्र है। इसे समझ लेते हैं। जब कीमत 1 रुपये थी तो वस्तु की पूर्ति कितनी की जा रही थी? 5। 2 रुपये होने पर 10, 3 रुपये होने पर 15 और 4 रुपये होने पर 20 इकाइयों की पूर्ति की जा रही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपकी मात्रा भी बढ़ रही है। अब इसको मिला देंगे आप तो यहाँ पर आपका जो वक्र प्राप्त होगा आप देखेंगे वह बाएं से दाएं चढ़ता हुआ है। ये आपका पूर्ति वक्र है जो आपकी कीमत में और वस्तु की मात्रा में सीधा संबंध दर्शा रहा है, धनात्मक संबंध को बता रहा है। पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध बताता है। यही कारण है कि पूर्ति वक्र का ढाल बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। अभी आपने देखा था कि पूर्ति वक्र का जो ढाल है वो कैसा है? बाएं से दाएं चढ़ता हुआ है। अब
नियम की कुछ मान्यताएं होती हैं। पूर्ति का नियम कब लागू होगा, उसकी कुछ मान्यताएं भी होंगी। तो देखते हैं कि पूर्ति के नियम की कौन कौन सी मान्यताएं हैं। तो नंबर 1, उत्पादक के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मान लिया गया है कि पूर्ति का नियम कब लागू होगा, या उसकी मान्यताएं हैं कि जब उत्पादक का उद्देश्य होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है, उत्पत्ति के साधनों की कीमतें स्थिर होनी चाहिए। उत्पत्ति के जो साधन हैं उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उनकी कीमत कैसी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। तीसरा है आपका, उत्पादन की तकनीकी में सुधार ना हो, नई नई तकनीकी ना आए, क्योंकि नई तकनीकी आएगी तो पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि उत्पादन की जो तकनीकी होती है उसमें सुधार नहीं होना चाहिए। क्रेता और विक्रेता की आय में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आय भी स्थिर होनी चाहिए। ये सारी मान्यताएं किसके लिए हैं, पूर्ति के नियम के लिए, कि क्रेता और विक्रेता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 5वां देख लीजिए, भविष्य में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि लगेगा कि भविष्य में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन होने वाला है, या भविष्य में वस्तु की कीमत घटने वाली है या बढ़ने वाली है, तो उससे क्या होगा, पूर्ति प्रभावित होगी। इसके बाद है आपका, संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुएं होती हैं, उनके कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि संबंधित वस्तुओं की कीमत में यदि कोई परिवर्तन होता है तो पूर्ति भी प्रभावित होगी। क्रेता तथा विक्रेता की रुचि तथा स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरकार की जो नीतियां हैं वो कैसी होनी चाहिए, स्थिर होना चाहिए। टैक्स वगैरह लगाते हैं, जो कर लगाते हैं, वो कैसे होने चाहिए, स्थिर होना चाहिए, उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं ये पूर्ति की मान्यता हो गई। अब यहाँ पर है कि पूर्ति के नियम के लागू होने के कौन कौन से कारण हैं। ऐसे कौन से कारण हैं, ऊपर की ओर क्यों जाती है, ये प्रश्न अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो पूर्ति का नियम के लागू होने के कारण निम्नलिखित हैं। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति मात्रा में वृद्धि होने के 3 कारण हैं। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति मात्रा में वृद्धि होने के 3 कारण बताए गए हैं। वो कारण देख लीजिए। तो वस्तु की कीमत अधिक हो जाने पर विक्रेता अपने स्टॉक में जमा वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। जब एक उत्पादक को लगेगा कि, एक विक्रेता को लगेगा कि क्या हो रहा है, वस्तु की कीमत बढ़ गई है। अब वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो वो अपने स्टॉक में से क्या करेगा, उस वस्तु को निकालेगा और बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। ये पहला कारण हो गया वृद्धि होने का। दूसरा कारण है, उत्पादक साधनों की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि करते हैं। अब जब एक उत्पादक को पता हो गया है कि कीमत में वृद्धि हो गई, मतलब लाभ अधिक होगा, और लाभ अधिक होगा तो वो क्या करना चाहेगा, पूर्ति बढ़ाना चाहेगा। और पूर्ति कैसे बढ़ाएगा, उत्पादन के साधनों की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि कर देगा। उत्पादन के साधनों में वृद्धि करेगा तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, पूर्ति भी बढ़ जाएगी। तीसरा है, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो लाभ की आशा से उत्पादक जो कि दूसरी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे होते हैं, वस्तु विशेष का उत्पादन करने लगते हैं, जिससे बाजार में उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो जो दूसरे विक्रेता होते हैं तो वो दूसरी वस्तुओं का जो उत्पादन कर रहे होते हैं तो देखते हैं नहीं, इस वस्तु का क्या हो गया है, कीमत बढ़ गई है। अब इस वस्तु की कीमत बढ़ी है मतलब लाभ भी अधिक होगा, तो हमें उसी वस्तु की उत्पादन बढ़ा देना चाहिए। तो वो वस्तु विशेष का उत्पादन क्या करने लगेंगे, बढ़ाने लगेंगे, और उससे वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। अब दूसरा कारण देखते हैं कि वस्तु की कीमत में कमी हो जाने पर उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। ऐसा मुख्यतः निम्न 3 कारणों से होता है, और वो 3 कारण कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। वस्तु की कीमत कम होने पर विक्रेता अपने स्टॉक से कम वस्तु बेचने के लिए निकालते हैं तथा बाजार से भी वस्तु को हटाकर स्टॉक में रखते हैं। तो यहाँ पर विक्रेता क्या कर रहा है, देख रहा है कि वस्तु की कीमत कैसी हो गई है, कम हो गई है। वस्तु की कीमत कम हो गई मतलब क्या होगा, अब लाभ तो नहीं होगा, हानि ही होगी, है ना। अब लाभ नहीं होगा तो वो क्या करेगा, पूर्ति बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। वो पूर्ति क्या करेगा, कम कर देगा, है ना। अपने स्टॉक
से कम वस्तुओं को बाजार में निकालेगा, और बाजार में अगर कोई वस्तु है भी तो उसे वापस स्टॉक में रख लेगा कि जब क्या होगा, कीमत बढ़ेगी तब हम उसे निकालेंगे। कम कीमत पर वह वस्तु की पूर्ति नहीं करेगा। दूसरा कारण है, वस्तु की कीमत कम हो जाने पर प्रायः उत्पादकों के लाभ कम हो जाते हैं, अतः उत्पादक उत्पादन में कमी कर देता है। अब वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो उत्पादक को क्या होगा, लाभ तो नहीं होंगे ना, है ना। उसके लाभ कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जो उत्पादक होगा वो अपने उत्पादन में कमी कर देगा और बाजार में पूर्ति कम कर देगा। फिर तीसरा कारण है कि उत्पादक अपेक्षाकृत कम कार्यकुशल होते हैं। ऐसे उत्पादक जो कम कार्यकुशल हैं, उनकी कार्यकुशलता कम है, तो उन्हें कीमत कम मिलने के कारण कोई लाभ नहीं होता, उनको लाभ नहीं होता, तो अतः वे उत्पादन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पूर्ति के नियम के अपवाद। पूर्ति के कौन कौन से अपवाद हैं। पूर्ति के नियम के अपवाद को देख लेते हैं। तो भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, जब लगता है कि भविष्य में कीमत में परिवर्तन होगा, या तो वृद्धि होगी या कमी होगी, तो उस संभावना से एक उत्पादक या एक विक्रेता अपनी वस्तुओं की पूर्ति भी परिवर्तित कर देता है। यदि विक्रेता को आशा है कि अभी तो कीमत बढ़ी है, ठीक है, मान लिया कि अभी कीमत बढ़ी है, लेकिन उसे लग रहा है कि भविष्य में कीमत अभी और बढ़ेगी, भविष्य में कीमत और बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा, अपनी वस्तु को भविष्य में बेचने के लिए रख देगा। ठीक, अभी बाजार में पूर्ति नहीं करेगा। लेकिन जब एक उत्पादक को लगेगा कि नहीं नहीं अभी तो कीमत कम है पर भविष्य में और कीमत कम हो जाएगी, तो वो अभी कम कीमत पर भी अपनी वस्तुओं की पूर्ति करेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा, पूर्ति का नियम लागू नहीं हो रहा। दूसरा है आपका कृषि वस्तु पर लागू न होना। जो कृषिगत वस्तुएं होती हैं वो प्रकृति से संबंधित होती हैं, बरसात पे, मानसून पे निर्भर करती हैं, तो कृषि वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता, यह एक अपवाद है। कलात्मक वस्तुओं पर भी लागू ना होना। कलात्मक या शिल्पात्मक वस्तुएं होती हैं, है ना, तो उन वस्तुओं का क्या होगा, चाहे कितनी भी ज़्यादा कीमत बढ़ जाए तो उसकी पूर्ति करना तो संभव नहीं होगा, है ना। कि ऐसा माना जाता है ना कि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, पर कलात्मक वस्तु तो क्या है, सीमित है, और कलात्मक वस्तु जब सीमित होंगी तो उनकी पूर्ति करना संभव नहीं है, तो पूर्ति का नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। नीलामी हुई वस्तुओं पर भी लागू ना होना। नीलामी हुई वस्तु भी क्या होती हैं, सीमित होती हैं, चाहे कितनी भी कीमत बढ़ जाए उनका पूर्ति करना संभव नहीं है। सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं में भी यह नियम, पांचवा देखते हैं हम, सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं में भी यह नियम लागू नहीं होता। जब सामाजिक प्रतिष्ठा की बात आती है तब क्या होता है कि कीमत अधिक भी हो जाए, चाहे कितनी भी अधिक कीमत हो जाए, तो पूर्ति नहीं की जा सकती। नाशवान वस्तुओं की दशा में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। नाशवान वस्तुएं जैसे कि फल हो गया, दूध हो गया, सब्जी हो गई, तो ये वस्तुएं कैसी होती हैं, नाशवान होती हैं। इनको लंबे समय तक के लिए नहीं रखा जा सकता, इनको स्टॉक में नहीं रखा जा सकता, तो इनकी कीमत चाहे कम हो चाहे अधिक हो तो इनकी पूर्ति करना संभव नहीं होती, तो पूर्ति का नियम इसमें भी लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पूर्ति का नियम क्या है। अगले वीडियो में हम देखेंगे पूर्ति का विस्तार, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में कमी कैसे होती है। तब तक के लिए नमस्ते।